गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज हम पढ़ रहे हैं पैरामीशियम में कॉन्जुगेशन के अन्य मुख्य बिंदु। हमने पिछली क्लास में देखा पैरामीशियम में कॉन्जुगेशन क्यों होता है, कॉन्जुगेशन कैसे होता है, कॉन्जुगेशन किन किन टाइप्स में होता है। आज हम देख रहे हैं पैरामीशियम में कॉन्जुगेशन के लिए कौन कौन से कारक या परिस्थितियाँ होती हैं। तो जैसे आपको ध्यान होगा पिछली क्लास में मैंने आपको चंद बिंदु लिखवाए थे, जिनमें एक बिंदु ये भी था, फैक्टर्स ऑफ कॉन्जुगेशन। तो कॉन्जुगेशन के लिए अगर हम देखें तो एक बिंदु तो हमें यूँ दिखाई देता है कि कॉन्जुगेशन करने वाला पैरामीशियम कॉन्जुगेशन से पूर्व कई बार बाइनरी फिशन कर चुका है ना। इट मीन ये अनुप्रस्थ द्विखंडन से कई बार प्रजनन कर चुका हो। नेक्स्ट, परिस्थितियां जो होती हैं वे प्रतिकूल होती हैं। आपको ध्यान होगा द्विखंडन के अंदर परिस्थितियां अनुकूल होती हैं और इसके अंदर परिस्थितियां प्रतिकूल होती हैं, फेवरेबल नहीं होती। फिर कॉन्जुगेशन जो है वह सगोत्र नहीं होता, अर्थात एक ही पैरामीशियम की संततियों के मध्य कॉन्जुगेशन नहीं होता। तो यहाँ पर इसमें एक ही जो पैतृक है उसके अंदर कॉन्जुगेशन हमें नहीं पाया जाता, जिसे हम तो यहाँ पर सगोत्र में कॉन्जुगेशन नहीं होता। फिर कॉन्जुगेशन जो है उसके लिए एक सुनिश्चित तापमान और प्रकाश की आवश्यकता होती है। तो जो तापमान है और प्रकाश वो अलग अलग जातियों, सहजातियों और मैटिंग टाइप्स के लिए अलग अलग होता है। पैरामीशियम कॉर्डेटम में ये देखा गया कि उसकी विभिन्न सहजातियों में जो कॉन्जुगेशन है वह प्रातःकाल से प्रारंभ होकर दोपहर तक चलता है और उसके बाद समाप्त हो जाता है। फिर तो ये यहाँ पर कुछ बिंदु हो गया समय को लेकर। आप ये ध्यान होगा कि हम पढ़ रहे हैं पैरामीशियम में कॉन्जुगेशन के कारक। कई बार अनुप्रस्थ द्विखंडन हो चुका हो, परिस्थितियां प्रतिकूल हों, सगोत्र में कॉन्जुगेशन नहीं होता, अर्थात सेम जो पैतृक है उसके अंदर उसकी संततियों में कॉन्जुगेशन नहीं होगा। समय हर सिंजीन के लिए, सहजाति के लिए अलग अलग होता है। पैरामीशियम कॉर्डेटम में यह समय प्रातःकाल से लेकर दोपहर तक देखा जाता है। और इसके अतिरिक्त पैरामीशियम को कुछ प्रॉपर डाइट भी कॉन्जुगेशन के लिए प्रेरित करती है। अत्यधिक खुराक और कम खुराक दोनों परिस्थितियों में भी कई बार यह देखा गया कि कॉन्जुगेशन प्रभावित होता है। अब इस बिंदु को गौर कीजिए, मैंने पूर्व में ही कहा कि प्रतिकूल, तो प्रतिकूलता कई तरह की हो सकती है। प्रतिकूलता भोजन को लेकर भी हो सकती है। अब तो ये कुछ इसके कारक और परिस्थितियां हैं। फिर जब कॉन्जुगेशन होता है तो कॉन्जुगेंट की संततियां जो हैं उनका आकार अपने पैरामीशिया का जो एक एवरेज साइज है उस आकार से छोटा होता है। ये चंद बिंदु हैं जो इसके कारक को लेकर महत्वपूर्ण होते हैं, आप इनको ध्यान दीजिए। अब ये तो एक हुआ, तो ये हुए इसके फैक्टर्स, ठीक है।
है ना, अर्थात कारक। नेक्स्ट में हम देखें, मैंने महत्वपूर्ण बताया आपको यहाँ, है ना। नेक्स्ट में हम देखते हैं, फिर वहाँ पे लिखा है कि कॉन्जुगेशन का महत्व क्या है, सिग्निफिकेंस ऑफ कॉन्जुगेशन। कॉन्जुगेशन का महत्व यह है कि लगातार अनुप्रस्थ द्विखंडन करते रहने से पैरामीशियम का जो केंद्रक है उसके अंदर कई तरह की कुछ कमियां आने की संभावना रहती है। तो जब दो पैरामीशिया का केंद्रक फ्यूज होगा तो वहां पर केंद्रक का पुनर्गठन होता है, ठीक है, रीऑर्गेनाइजेशन हुआ, जिससे जो आने वाली संतति के लिए लाभकारी होगा। ध्यान दें, हम यहाँ पे आप पढ़ रहे हैं इसका महत्व, किसका महत्व, संयुग्मन का या कॉन्जुगेशन का, सिग्निफिकेंस ऑफ कॉन्जुगेशन। सिग्निफिकेंस के तहत सबसे पहले आपने यहाँ देखा कि इसमें उनका क्या होगा, रीऑर्गेनाइजेशन होगा, किसका, केंद्रक का। केंद्रक लगातार अनुप्रस्थ द्विखंडन से टूटता कुछ अलग स्थितियों में प्रवेश कर जाता है, तो वो स्थितियां उनको फ्यूचर में लाभदायक नहीं हो सकती। इसलिए पैरामीशियम में जब दो पैरामीशिया मिलेंगे तो उनका क्या होगा, पुनर्गठन हो जाएगा केंद्रक का। केंद्रक के पुनर्गठन का मतलब है कि पूरी संतति को उसका लाभ होगा। दूसरा, पैरामीशिया प्रतिकूल परिस्थितियों में भी अपनी जातीयता को बनाए रखता है, ठीक है, ये इसके मुख्य बिंदु। तो प्रतिकूल परिस्थितियों में भी बनाए रखना, है ना, ये बहुत बड़ा महत्व है। नहीं तो कई जातियां प्रतिकूलता के कारण विलुप्त हो जाती हैं। फिर और जो अब वहां एक बिंदु था, आपको ध्यान हो तो, था आनुवांशिक, है ना, हम ये समझ लें इसकी आनुवांशिकी या जेनेटिक, काहे का, संयुग्मन का। तो संयुग्मन की आनुवांशिकी को देखने के लिए आनुवांशिकी तो वही है क्या जो पैरामीशियम की, लेकिन कॉन्जुगेशन करते वक्त उनके अंदर क्या बदलाव आते हैं, तो वो ये हैं। आपको, आप यहाँ ध्यान दीजिए, मैंने एक उसमें इस तरह से चित्र बना था प्रोसेस के अंदर, ये दो कॉन्जुगेंट्स एक दूसरे से, ये इस तरह, है ना, बीच में ब्रिज बना, वो सारी प्रोसेस आप देख चुके हैं। यहाँ मैं जो आपको बताना चाह रही हूँ वो एक चीज़ है जो किस प्रकार आनुवांशिक यहाँ पर इफेक्ट डालेगा। अब अगर ये पेरेंट मान लीजिए इस तरह से डोमिनेटिंग होमोजाइगोटिक है और यह वाला रिसेसिव होमोजाइगोटिक है, ठीक है, इसको सपोज चलिए हम इससे लिख लेते हैं, ये इसके लिए और ये वाला इस कॉन्जुगेंट के लिए, है ना। अब फिर आपको ध्यान होगा कि इसमें मैक्रोन्यूक्लियस तो डिसअपियर हो जाता है और माइक्रोन्यूक्लियस बचा रहता है। तो जो बचा हुआ माइक्रोन्यूक्लियस है उसमें विभाजन होते हैं। तो जो पहला विभाजन हुआ था वो क्या था, मियोसिस। तो जब पहला विभाजन हुआ होगा तो ये आइदर और की कंडीशन बनी, मियोसिस हुआ तो मियोसिस के अंदर जो डॉटर न्यूक्लियाई बने उनमें या तो ये या फिर ये, है ना, 2n से 1 रह जाएगा। तो जब ये और ये आएगा इसके बाद में फिर इसके अंदर क्या होगा, इसके बाद में फिर इनके अंदर माइटोसिस होना है।
लेकिन उससे पूर्व आपको ध्यान हो इस चित्र पे, इस स्टेप पे गौर कीजिए। जब यहाँ पर जाइगोट बनेगा, तो जब जाइगोट ने बनना है, तो अगर मान ले यहाँ पर एक न्यूक्लियस में ये बना, दूसरे न्यूक्लियस में ये बना, इसी प्रकार एक इधर और एक इधर बने, तो इनने वापस से फ्यूज होना है जब जाइगोट बनेगा, तो है ना। इस प्रकार यहाँ परिस्थितियां क्या निर्मित होंगी, ध्यान दीजिए। कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल ए स्मॉल ए, ये तो था लिखने वाली तरकीब का अंदाजा। लेकिन जब आप इसे जेनेटिकली अध्ययन करते हैं तो हम यहाँ देखते हैं कि यहाँ पर होमोजाइगोटिक था, यहाँ पर भी होमोजाइगोटिक ही था, लेकिन एक डोमिनेटिंग था, दूसरा रिसेसिव था। अब इस स्टेप के अंदर जो संतति बनेगी, ये पेरेंट थे, जो संतति बनेगी वो क्या बनेगी, वो बनेगी हेट्रोजाइगोटिक, ऑल एंड ऑलवेज, है ना। अगर पेरेंट्स होमोजाइगोटिक हैं, चाहे डोमिनेटिंग हो या रिसेसिव हो, दोनों कंडीशन के बाद जो संतति बनेगी वो हेट्रो बनेगी। और अगर पेरेंट पहले से ही हेट्रो हो, तो इनमें से जो कंडीशंस बनेंगी उसमें दोनों की संभावना हो सकती है। लेकिन इस कंडीशन में तो यही एक संभावना है कि होमोजाइगोटिक के संतति हेट्रोजाइगोटिक ही बनेगी। ये था जेनेटिक्स वाला कॉन्सेप्ट। और इसके प्रोसेस के अंदर वो मैकेनिज्म में जो अलग अलग स्टेप्स बनाई थी, आपको ध्यान होगा मैंने एक स्टेप में ये लिख दिया था और तब भी कहा था कि इस बिंदु को हम समझेंगे जब हम इसका जेनेटिक कॉन्सेप्ट या आनुवंशिक वाला बिंदु को और विस्तृत रूप में देखेंगे। तो ये हुआ कॉन्जुगेशन क्या है, कॉन्जुगेशन कैसे होता है, कॉन्जुगेशन को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं या क्या परिस्थितियां होती हैं, कॉन्जुगेशन का महत्व क्या होगा और कॉन्जुगेशन की आनुवंशिकी क्या होगी। ये खत्म हुआ कॉन्जुगेशन इन पैरामीशिया।